उसके बाद फ्रेंड्स देखिए डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज इनसॉल्युबल फूड molecules into small water soluble food molecules so that they can be absorbed into the watery blood plasma. In certain organisms, these smaller substances are absorbed throughout the small intestine into the blood stream. डाइजेशन जो है वो होलोजोइक एनिमल्स होते हैं, जो होलोजोइक न्यूट्रिशन में कैसे होता है उसके बारे में अब पढ़ेंगे हम पूरा डिटेल से ह्यूमन बींग्स के बारे में, कि हमारे अंदर जो है वो खाना डाइजेस्ट कैसे होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले डाइजेशन की डेफिनेशन है। डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज इनसॉल्युबल फूड मटेरियल्स। जो इनसॉल्युबल फूड मटेरियल्स होते हैं उनका सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, ताकि वो आसानी से ब्लड में एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, वो हमारे रक्त में जो है वो आसानी से घुल सके। कुछ इस तरह से उनकी जो फॉर्म है वो कन्वर्ट होती है हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू, जो है वो ये होती है प्रोसेस। उसके बाद वो जो भी हम फूड खाते हैं वो किस में इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ब्लड में मिल जाता है, जहाँ से उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है जहां जहां उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। हिंदी में इसको कहा जाता है पाचन क्रिया। ये डायग्राम है पूरा एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल क्या होते हैं, बक्कल कैविटी से एनस तक जो जो ऑर्गन्स इस प्रोसेस में जुड़े हुए होते हैं ये ट्यूबुलर ऑर्गन्स है, जिनके थ्रू खाना जो है, फूड जो है वो पास होता है। उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसमें पहला ऑर्गन जो है वो बक्कल कैविटी होता है, उसके बाद इसोफेगस है, ठीक है, स्टमक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है और एनस है। पैनक्रियाज और गॉल ब्लेडर और लीवर ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट नहीं होते हैं। ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं इनके, एमसीक्यू क्वेश्चंस, कि विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और उसमें अगर इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो, गॉल ब्लेडर, लीवर और पैनक्रियास, तो आपको ये तीनों में से जो भी आंसर मिले वो आप टिक कर सकते हैं। अगर ये तीनों है तो इसका आंसर ऑल अबव हो जाएगा। इसमें क्या होता है, ये तीनों जो है वो पार्ट्स नहीं होते एलिमेंट्री कैनाल के। ठीक है, ये सिर्फ जो है वो डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन ये उसके पार्ट नहीं होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के। ठीक है, नेक्स्ट, ये डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा जो है वो इंसान में कैसे कैसे एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले डाइजेशन जो है वो माउथ से स्टार्ट होता है, जिसको हम बक्कल कैविटी कहते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है, ईसोफेगस जो भोजन की नली है, स्टमक जिसको हम अमाशय कहते हैं, पैनक्रियाज होती है, अग्नाशय कहते हैं इसको हिंदी में, लीवर होता है, गॉल ब्लेडर होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम, एनस, अपेंडिक्स, ये सब पार्ट्स होते हैं जो डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट स्टेप जो होता है वो क्या होता है डाइजेशन का, इंजेशन। इंजेशन इज द कंजप्शन ऑफ ए सब्सटेंस बाय एन ऑर्गेनिज्म in animals. It normally is accomplished by taking in a substance through the mouth into the gastrointestinal tract, such as through eating or drinking. In single-celled organism, ingestion takes place by absorbing a substance through the cell membrane. इंजेक्शन क्या होता है, भोजन को अंदर लेके जाना। ठीक है, ये पहला स्टेप होता है कंजप्शन ऑफ सब्सटेंस बाय एनी ऑर्गेनिज्म, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनिमल्स में क्या होता है, नॉर्मली वो सॉलिड फूड खाते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक में कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सॉलिड फूड अंदर लेके जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसका डाइजेशन होता है। ठीक है, तो वो मुंह से उसको खाते हैं, मुंह में दांत होते हैं जो उसको स्मॉल पीसेस में तोड़ने का, पीसने का काम करते हैं। उसके बाद जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो होता है, ट्रैक होता है, जो अभी हमने देखा था डायग्राम में कि पेट से होते हुए आंत में जाएगा खाना,
तो उसके थ्रू जो है वो अंदर जाता है, ठीक है। वो उसको ईटिंग मेथड से या ड्रिंकिंग मेथड दोनों से ले सकते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होते इस तरह के, उनमें ये सारा काम जो है वो एक ही सेल परफॉर्म करती है, क्योंकि वो उनकी पूरी बॉडी जो है वो एक ही सेल से मिलके बनी होती है, जैसे अमीबा या पैरामीशियम है। नेक्स्ट, द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का मैंने आपको अभी डायग्राम दिखाया था कि उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। बक्कल कैविटी से लेके एनस तक जितने भी ऑर्गन होते हैं वो सारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं, लीवर, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर को छोड़ के, क्योंकि खाना जो है वो इनके अंदर से पास नहीं होता, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में वो पार्ट्स होते हैं जिनके थ्रू खाना जो है वो गुजरता है, ठीक है, उनमें से पास होता हुआ आता है, उसे ही हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये मस्कुलर होलो ट्यूबुलर ऑर्गन होता है, ठीक है, जो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे खत्म होता है। ये डाइजेशन में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एब्जॉर्प्शन होता है जो इंजेस्टेड फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है कंप्लीट, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो एक पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। नेक्स्ट, बक्कल कैविटी, फर्स्ट ऑर्गन होता है ये एलिमेंट्री कैनाल का। बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी इज द बिगिनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच लीड्स टू द pharynx to the esophagus. It is separated by the palate and functions as an entrance to the digestive system and is composed of the teeth, tongue and palate. बक्कल कैविटी जो होती है, ओरल कैविटी भी कहते हैं हम इसको, ये हमारा जो मुंह होता है जहाँ दांत होते हैं, टंग होती है, पैलेट होता है, ये सब ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, बक्कल कैविटी बनाते हैं। इसमें स्लाइवरी ग्लैंड्स भी होती है जिनसे स्लाइवा निकलता है, जिसमें टाइलिन नाम का एंजाइम होता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि उसका रोल क्या होता है। ये जो है वो ईसोफेगस से जोड़ती है, बक्कल कैविटी जो है वो ईसोफेगस जो है वो बक्कल कैविटी और स्टमक को जोड़ती है आपस में, ठीक है। भोजन की नली होती है उसको हम ईसोफेगस कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं इसको नॉर्मली। और इसके फंक्शंस जो है वो क्या होते हैं बक्कल कैविटी के, वो भी हम पढ़ेंगे आगे डिटेल से। पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं कि बक्कल कैविटी जो होती है वो उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट। पैलेट क्या होती है पहले ये समझ लीजिए, जो हमारा ऊपर वाला जबड़ा होता है उसमें दांत के पीछे का जो हिस्सा होता है, जो अगर हम जीभ से टच करके देखें तो जो हार्ड पार्ट होता है उसको हार्ड पैलेट कहते हैं। और अंदर की तरफ जाएंगे अगर हम गले की तरफ तो वो सॉफ्ट हो जाता है, उसको सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। टॉन्सिल्स होते हैं, इसके अलावा यूवुला होता है, ठीक है, जिसको स्वर तंत्र कहते हैं हम हिंदी में, और मसूड़े होते हैं और जिंजीविया होता है, ठीक है। ये अलग अलग पार्ट्स हैं बक्कल कैविटी के। स्लाइवरी ग्लैंड्स जो होती है ओरल कैविटी में वो स्लाइवा रिलीज करती है विच हेल्प्स टू मॉइस्चन द फूड। ये जो है वो भोजन को नरम करने का काम करता है स्लाइवा। जैसे ही हम खाना जो है वो अपने मुंह के अंदर रखेंगे तो स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा रिलीज करेगी, जिसकी वजह से जो खाना है वो पूरी तरह से स्लाइवा में मिक्स हो जाता है। और इसको मिक्स करने का काम कौन करता है, हमारी टंग करती है, यानी जीभ जो होती है वो इसको मिक्स करेगी स्लाइवा को फूड के साथ। यहाँ से फूड जो है वो सॉफ्ट हो जाता है ताकि उसको इजीली से गट किया जा सके, ठीक है, उसको निगला जा सके आसानी से, इतना सॉफ्ट बना देती है ये फूड को। इसके अलावा इसके अंदर स्लाइवरी एमिलेज जिसको हम टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं, ये रिलीज होता है, जो क्या करता है स्टार्च को तोड़ने का काम करता है माल्टोज में, ठीक है। माल्टोज जो है वो एक सिंपलर फॉर्म है स्टार्च की, और इसकी पीएच रेंज कितनी होती है 6.7 से 7.0 के बीच होती है सलाइवा की, ओके। नेक्स्ट, द ईसोफेगस। ईसोफेगस जो होता है ये एक पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, विच इज समटाइम्स कॉल्ड द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। इसको जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहा जाता है, जीआई ट्रैक्ट कहा जाता है इसको। द ईसोफेगस इज ए मस्कुलर ट्यूब। ये क्या है, एक मस्कुलर ट्यूब है। इट कनेक्ट्स योर माउथ टू योर स्टमक। ये आपके
बकल कैविटी को जो यानी मुंह को जो है वो स्टमक के साथ कनेक्ट करती है, जोड़ती है। व्हेन यू स्वेलो फूड द वॉल्स ऑफ द इसोफेगस स्क्वीज टुगेदर, जब हम खाना निगलते हैं, गट करते हैं उसको, तो ये जो इसोफेगस की जो वॉल्स होती है वो कंट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, ताकि खाना जो है वो नीचे की तरफ जो है वो चला जाए आसानी से। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है वो इसोफेगस, उसके बाद थर्ड पार्ट जो है वो स्टमक। स्टमक इज ए मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन, ठीक है, लेफ्ट साइड में होता है ये हमारी बॉडी में। द स्टमक रिसीव्स फूड फ्रॉम द इसोफेगस, स्टमक जो है उसको फूड कहाँ से मिलता है, इसोफेगस से मिलता है। एज फूड रीचेज द एंड ऑफ द इसोफेगस इट एंटर्स द स्टमक थ्रू ए मस्कुलर वॉल्व कॉल्ड लोअर इसोफेगल स्पिंचर। खाना जो है जब स्टमक में पहुंच जाता है, स्टमक से पहुंचने के बाद कुछ एसिड्स और एंजाइम्स जो है वो रिलीज होते हैं स्टमक में से, जो खाने को जो है वो और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद खाना जो है वो कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये डायग्राम है स्टमक का, ये पार्ट्स होते हैं इसके, ठीक है। ड्यूडेनम जो ऊपर वाली जहाँ से आंत जुड़ी हुई होती है स्टमक के साथ उसको कहते हैं ड्यूडेनम। इसके अलावा इसोफेगस, ठीक है, और भोजननाल जहाँ से जुड़ी हुई होती है, स्मॉल ओपनिंग आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा कार्डिया होता है और म्यूकस होता है, जो इनर लीनिंग होती है स्टमक की, उसके अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, जो एसिड रिलीज होता है ना स्टमक से, HCl एसिड रिलीज होता है, आपको पता होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है हमारा स्टमक, उससे ये म्यूकस जो है वो इसकी रक्षा करती है, इसकी प्रोटेक्शन करती है, क्योंकि ये एसिड जो होता है वो काफ़ी हार्मफुल होता है, इसकी pH वैल्यू काफ़ी कम होती है, नियर अबाउट 2 जो है वो इसकी pH वैल्यू होती है। गैस्ट्रिक जो एसिड होता है, गैस्ट्रिक एसिड भी कहते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। अगर म्यूकस ना हो तो ये एसिड जो है वो हमारे स्टमक की इनर लीनिंग होती है जो उसको डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट, इन द स्टमक पेप्सिन इज द मेन डाइजेस्टिव एंजाइम अटैकिंग प्रोटीन्स। स्टमक में जो है वो पेप्सिन एंजाइम रिलीज होता है जो क्या करता है, प्रोटीन्स को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है जिसको गैस्ट्रिक जूस के नाम से भी जाना जाता है, ये फूड का ब्रेक डाउन करता है ताकि डाइजेस्टिव एंजाइम यानी जो पेप्सिन एंजाइम है वो ठीक से काम कर सके प्रोटीन के ऊपर। ये एसिडिक मीडियम देता है, ठीक है, ताकि एंजाइम्स ठीक से काम कर सके, और ये बैक्टीरिया को भी ख़त्म करता है। ये एसिड जो होता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें अगर कोई बैक्टीरिया है तो ये उनको ख़त्म कर देगा, स्मॉल इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंचने देता, ओके। अगर हम बात करें HCl एसिड की, तो कई बार क्या होता है, अगर ये HCl एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो जाता है हमारे स्टमक के अंदर तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। आपने एसिडिटी की प्रॉब्लम के बारे में सुना होगा, पेट में जलन होती है, चेस्ट बर्न हो सकती है, हार्ट बर्न हो सकता है, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं हाई एसिडिटी के। इसके अंदर डॉक्टर जो है वो आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो सिरप होती है वो देता है। ये क्या होती है, एक तरह से बेसिक होती है नेचर के अंदर, जो एसिडिटी का इफेक्ट ख़त्म कर देती है, ठीक है। तो एसिडिटी के इफेक्ट को जो है वो बेस से ख़त्म किया जा सकता है। तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सिरप होती है जो आपको दी जाती है पीने के लिए, वो क्या होती है, बेसिक होती है नेचर में, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द लीवर। लीवर डाइजेस्ट फूड बाय प्रोड्यूसिंग बाइल टू ब्रेक डाउन फैट, रिमूविंग टॉक्सिन एंड ब्रेकिंग डाउन एंड स्टोरिंग सम विटामिन्स एंड मिनरल्स। लीवर जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है, लेकिन इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है डाइजेशन में, क्योंकि बहुत से यूज़फुल एंजाइम्स रिलीज होते हैं। इसके अलावा बाइल जूस जो है वो रिलीज होता है लीवर से, जो क्या करता है, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स को सिंपलर कंपोनेंट्स में तोड़ने का काम करता है। इसके अलावा पैनक्रियाज जो होती है वो भी एंजाइम प्रोड्यूस करती है,
जो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर कंपोनेंट्स में। ये दोनों ही जो है वो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट नहीं है, लेकिन इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, डाइजेशन प्रोसेस में। स्मॉल इंटेस्टाइन ए लॉन्ग नैरो फोल्डेड और कॉइल ट्यूब होती है, ठीक है, और ये स्टमक को लार्ज इंटेस्टाइन से जोड़ने का काम करती है, ठीक है, ये स्टमक को लार्ज इंटेस्टाइन से जोड़ने का काम करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है एमसीक्यू कि डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होती है, तो आपको एनस, रेक्टम या लार्ज इंटेस्टाइन नहीं चूज करना है। डाइजेशन की प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। इसके बाद के जो ऑर्गन है लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, इनका काम अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करने का होता है, बॉडी से बाहर निकालने का होता है। डाइजेशन की प्रोसेस पूरी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है। इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 6.7 से 7.6 मीटर यानी लगभग 22 से 25 फीट के आसपास होती है। एक नॉर्मल इंसान की हाइट जो है वो 5 से 6 फीट के बीच होती है, तो आप सोच सकते हैं कि हमारी हाइट से लगभग 5 गुना बड़ी होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लंबी होती है, लॉन्ग होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी बड़ी जो मान लो एक कॉइल है, वो हमारी बॉडी में स्टमक थोड़ा सा हिस्सा होता है, हमारी हाइट का थोड़ा सा पार्ट होता है, तो इसमें ये कैसे आ जाती है? तो ये जो है वो एक कॉइल्ड शेप में होती है, पूरी तरह से घुमावदार, ठीक है, एक गुच्छे के रूप में होती है। अगर हम इसे सीधा करें तो इसकी लंबाई जो है वो लगभग 7.6 मीटर तक हो सकती है, यानी 25 फीट तक हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये कॉइल्ड शेप में होती है, गुच्छे के रूप में होती है, इसलिए ये आसानी से एडजस्ट हो जाती है उतने पार्ट में। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी जीआई ट्रैक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। ये एक पूरे गुच्छे के रूप में होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अलावा विलाई होती है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ये ऑल ओवर स्मॉल इंटेस्टाइन की जो पूरी अंदर की जो भी स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर ये मौजूद होती है, ठीक है। ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जब कंप्लीट हो जाती है प्रोसेस, पूरी तरह से फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद विलाई के थ्रू जो है वो ये ब्लड में मिलता है। विलाई के अंदर जो है वो लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। यहाँ से ये जो भी फूड है वो कहाँ चला जाता है? विलाई के द्वारा ब्लड में चला जाता है, ठीक है। ऐसे जो है वो कंप्लीट हो जाती है ये प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन की। ये कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है जो डिफरेंट ऑर्गन से रिलीज होते हैं और किस प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट करते हैं, इनकी क्या पीएच रेंज होती है। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो कहाँ होती है? माउथ में होती है, और इससे एंजाइम रिलीज होता है एमिलेज, ठीक है। और ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, इसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। स्टमक सेल्स होती है, ये स्टमक में होती है, इनसे प्रोटीज एंजाइम रिलीज होता है जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, इसकी पीएच रेंज होती है 2 से 3। लीवर जो होता है वो क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर के जो एंजाइम होते हैं वो कहाँ वर्क करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में वर्क करते हैं, ठीक है। जो लीवर से एंजाइम रिलीज होंगे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके काम करेंगे, और ये बाइल साल्ट्स होते हैं जो फैट को फैट ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करते हैं। इनकी पीएच रेंज क्या होती है? 8 से 9 होती है, ठीक है। पीएच वैल्यू 1 से 14 तक होती है। अगर 0 से लेके 7 के बिटवीन है तो वो एसिडिक फॉर्म होगी, और अगर 7 से 14 के बीच है तो वो बेसिक फॉर्म होगी यानी अक्षारीय होगी, और अगर कंप्लीट 7 है तो वो क्या होगी? वो न्यूट्रल होगी, ठीक है। वो ना एसिडिक में आती ना बेसिक में आती। पैनक्रियाज जो है उसके एंजाइम्स भी स्मॉल इंटेस्टाइन में वर्क करते हैं। एमिलेज, प्रोटीज, लाइपेज, ये एंजाइम्स रिलीज होते हैं पैनक्रियाज के द्वारा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये वर्क करते हैं। स्टार्च, प्रोटीन, फैट, इनको कन्वर्ट करते हैं। स्टार्च को माल्टोज में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में, और फैट को ग्लिसरॉल या फैटी एसिड में। इनकी पीएच रेंज होती है 8 से 9 के बीच।
उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से जो एंजाइम रिलीज होते हैं वो होते हैं माल्टेज और प्रोटीज। ये जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज और प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। इनकी पीएच रेंज होती है 8 से 9 के बिटवीन। इंटेस्टाइनल विलाई जो होती है वो टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जो कई सारी सेल्स से मिलके बनी होती है, और ये पूरी इंटायर लेंथ जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की उसमें मौजूद होती है। विलाई जो है वो एब्जॉर्व करती है न्यूट्रिएंट्स को, जो भी फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्व करती है, और उसके बाद इनको जो है वो ब्लड स्ट्रीम में भेज देती है, जिसके बाद जहाँ भी इनकी ज़रूरत होती है उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है ब्लड के द्वारा। ठीक है, खून जो है वो उसको पूरी बॉडी में पहुंचा सकता है जहाँ जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट होगी। कुछ इस तरह की दिखाई देती है विलाई जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदरूनी हिस्से को एंडोस्कोपी के द्वारा देखते हैं तो कुछ इस तरह की आंत जो है वो हमें दिखाई देगी, और इसके अंदर आप विलाई को आसानी से देख सकते हैं जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। इनमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है जहाँ से खाना जो है वो पूरी तरह से हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लेंथ में छोटी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, लगभग 1.5 मीटर के आसपास होती है। फिर भी इसे लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मोटाई में मोटी होती है, इसका डायमीटर ज़्यादा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, इसलिए इसको जो है वो क्या कहा जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में से अगर लंबाई में कंपेयर किया जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा लंबी होती है लार्ज इंटेस्टाइन से। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो एक लार्ज बॉल है। ये लास्ट पार्ट होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, यानी जीआई ट्रैक्ट का। इसके अंदर जो है वो वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब होता है वापस से। ठीक है, पानी जो है वो वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाता है, और रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल जो है वो स्टोर हो जाता है, आगे जो रेक्टम पार्ट होता है उसके अंदर ये स्टोर हो जाता है। ठीक है, पानी जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, यानी जितने मान लो यूजफुल वाटर है जो जितनी बॉडी को ज़रूरत है वो वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन से। कई बार क्या होता है, किसी कंडीशन के कारण ये पानी जो है वो रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाता, उसके बाद वाटरी स्टूल जो है वो उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जिसको नॉर्मली हिंदी में अगर हम दस्त लगना कहते हैं। ऐसी समस्या तब होती है जब हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो वाटर को वापस से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। ठीक है, The anus is the opening where the gastrointestinal tract ends and exit the body. The anus starts at the bottom of the rectum, the last portion of the colon, large intestine. एनस और रेक्टम जो है वो लास्ट पार्ट होता है, पहले रेक्टम होता है फिर एनस होता है। एनस लास्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। रेक्टम जो है वो एक 8 इंच की जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर जो है वो सॉलिड मटेरियल, जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड मटेरियल है वो स्टोर होता है, और उसके बाद एनस के थ्रू जो है वो ये वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो डाइजेशन की कंप्लीट प्रोसेस होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। इसके बाद इसके कुछ टॉपिक और बाकी है, जैसे रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रेशन है, उनके बारे में हम जो है वो सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट की वीडियो आपको कल सुबह या आज शाम को भी मिल जाएगी। उसके बाद हम जो है वो इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। पहले हम बायो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है वो केमिस्ट्री और फिजिक्स के चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। जो भी हमने टॉपिक्स किए हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आए हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।